सुखिया, सुना है क्या? आज फिर उस पुरानी सड़क पर शहर की एक गाड़ी देखी गई है। तेज थी और अंधेरे में सीधे ढाबे की ओर जा रही थी। हाँ जगदीश, और मुझे कल रात जंगल से एक ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे कोई चीख रहा हो, पर तुरंत ही वो आवाज कढ़ी की सुगंध में दब गई। तू जानता है ना, जब भी ढाबे पर नया शिकार आता है तो यही होता है। चुड़ैल का ढाबा, उसे कभी भूला नहीं जा सकता। हमें उनसे कुछ कहना चाहिए था, उन्हें मना करना चाहिए था। वो सड़क अब सिर्फ मौत का रास्ता है। उस ढाबे पे रात बिताना यानी अपनी आत्मा को हमेशा के लिए उस अंधेरे में सौंप देना। शांतिवन गांव के बुजुर्गों के ये फुसफुसाहट भरे संवाद उस रात की शुरुआत थी जब शहर के 3 युवा रमेश, दीपक और मीरा अनजाने में एक ऐसे अभिशाप की ओर बढ़ रहे थे जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ किंवदंतियों में सुना था। वे आधुनिक युग के यात्री थे जो पुराने नक्शों और जीपीएस पर भरोसा करते थे, लेकिन इस बार उनके सभी उपकरण विफल हो चुके थे। वे मुख्य राजमार्ग से भटककर एक सुनसान पथरीली सड़क पर आ गए थे जो उन्हें किसी अनजाने गंतव्य की ओर ले जा रही थी। रात के गहरे अंधेरे में उनकी गाड़ी ने आखिरी हिचकी ली और उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तभी एक मोड़ पर घने जंगल के बीचों बीच उन्हें एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये एक पुराना ढाबा था जिसके सामने एक पुराना मुड़ा हुआ साइन बोर्ड था जिस पर हवा और बारिश से मिटे हुए अक्षरों में लिखा था, चुड़ैल का ढाबा। ढाबे की बनावट बहुत पुरानी थी। लकड़ी की छतें नीचे झुक चुकी थी और दीवारों पर अजीब सी काली काई जमी हुई थी। रमेश, रुक जाओ प्लीज, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये नाम, ये जगह, सब कुछ अजीब है, जैसे ये दुनिया का आखिरी किनारा हो। देखो, सड़क का साइन बोर्ड, आगे कोई रास्ता नहीं। फिर ये ढाबा यहाँ कैसे है? अरे मीरा, तुम हमेशा इतना क्यों डरती हो? रात के 11 बज रहे हैं और गाड़ी का पेट्रोल खत्म है। जीपीएस भी काम नहीं कर रहा। ये ढाबा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। नाम जरूर भयानक है, पर शायद कोई साधारण सा पुराना ढाबा होगा। दीपक, तुम टायर चेक करो, मैं पानी पूछता हूँ। मुझे नाम से ज्यादा इसकी लोकेशन अजीब लग रही है। ये ढाबा सड़क से इतना हटकर जंगल के किनारे क्यों है? और देखो, इसके चारों ओर सिर्फ टूटी हुई बाड़ है, कोई लाइट नहीं जल रही। रमेश, हम वापस मुड़ सकते हैं, शायद गांव पास ही हो। वापस मुड़ना? इतनी रात को? नहीं, हमें बस एक रात बितानी है। देखो, खिड़की से धीमी सी रोशनी आ रही है, कोई तो है अंदर। रमेश हिम्मत करके ढाबे के दरवाजे पर गया और हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दोबारा जोर से दस्तक दी। कौन है? इतनी रात को दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? ये कोई सराय नहीं है। माफ करना माँ जी, हम यात्री हैं और हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या हम एक रात यहाँ रुक सकते हैं? और क्या आपके पास पीने का पानी मिल सकता है? दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके बाल बिखरे हुए और सफेद थे और उसकी आंखें, वे अजीब थीं। गहरे काले घेरों से घिरी हुई वे ऐसी लग रही थीं जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं बल्कि सदियों का अंधेरा भरा हो। उसकी नजरें स्थिर थीं, जैसे वो रमेश को नहीं बल्कि उसके पीछे की हवा को देख रही हो। आ जाओ, यहाँ रुकने वाले कम ही आते हैं। तुम्हारे लिए यहाँ जगह मिल जाएगी। अंदर आओ, मेरे पास गर्म खाना भी है। तुम थके हुए लगते हो। बूढ़ी औरत के स्वागत में एक अजीब सी गर्मी थी जो किसी भी यात्री को आरामदायक लग सकती थी, पर दीपक और मीरा को उसमें कुछ भयावह छिपा नजर आया। वे अनिच्छा से अंदर दाखिल हुए। रमेश, इस जगह से बहुत तेज गंध आ रही है, जैसे कोई पुरानी चीज जल रही हो और साथ में कुछ मसालेदार। और देखो, यहाँ ग्राहक क्यों नहीं है? इस ढाबे में कोई और क्यों नहीं है? दीपक सही कह रहा है। और इन दीवारों को देखो, ये इतनी काली क्यों है? जैसे इन्हें हमेशा धुएं ने ढका हो, पर ये धुआं साधारण नहीं लगता। और रमेश, उन बर्तनों को देखो, वे पीतल के नहीं हैं, लेकिन उनमें कुछ अजीब सा चमक रहा है, जैसे किसी जानवर की आंखें। बूढ़ी औरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया। उसकी धीमी, लगभग रेंगती हुई चाल को देखकर लगा जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही हो। ज्यादा बातें मत करो बच्चों, आराम से बैठो। क्या खाओगे? मेरे पास आज सिर्फ एक ही चीज है, खास कढ़ी। ये शांतिवन गांव की सबसे मशहूर डिश है। इसे खाने से सारी थकान मिट जाती है। जरूर मां जी, हमें खाने की सख्त जरूरत है। कढ़ी और कुछ रोटियां मिल जाएं तो। बूढ़ी औरत एक क्षण के लिए रुकी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो माँ की नहीं
बल्कि शिकारी की लग रही थी। रोटियां नहीं, सिर्फ कढ़ी। ये कढ़ी तुम्हें इतनी शक्ति देगी कि तुम रात भर नहीं सो पाओगे और तुम्हें नींद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो मुड़ी और कड़ाही की ओर बढ़ गई। रमेश थका हुआ था और भूखा भी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन दीपक ने देखा कि बूढ़ी औरत ने कढ़ी में एक ऐसी चमकीली चीज डाली जो मांस के किसी टुकड़े जैसी लग रही थी। वो चीज तुरंत कढ़ी में घुल गई और कढ़ी का रंग और गहरा हो गया। रमेश, मुझे ये कढ़ी नहीं खानी। ये किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रही। माँ जी, ये कढ़ी किस चीज की बनी है? इसमें कौन से मसाले डाले गए हैं? ज्यादा सवाल मत करो लड़के। जो दिया जाता है उसे खा लो। ये गांव के बाहर की चीज है। तुम इसका स्वाद नहीं समझ पाओगे। खाओ और सो जाओ। तुम्हारी गाड़ी कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। बूढ़ी औरत ने कढ़ी के कटोरे मेज पर रख दिए। कढ़ी का रंग गहरा लाल था और उसमें से भाप के साथ एक तेज धातु जैसी गंध आ रही थी। मीरा ने डर के मारे अपना कटोरा छुआ भी नहीं। रमेश ने भूख के मारे 1 चम्मच कढ़ी खाई। अरे, इसका स्वाद तीखा है पर बहुत ही शानदार। मैंने ऐसी कढ़ी कभी नहीं खाई। इसमें क्या है माऊजी? इसमें है लगन और थोड़े से गुप्त तत्व। खाओ खाओ। माँ जी, हमें खाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ रात बिताना चाहते हैं। हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। हम जमीन पर ही सो जाएंगे। सोगे? नहीं, तुम आज रात जागोगे। इस ढाबे में कोई सोता नहीं है। जो सोता है वो हमेशा के लिए सो जाता है। रमेश को अब डर लगने लगा था। कढ़ी खाने के बाद उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी, पर उसके दिमाग में एक तेज दर्द भी शुरू हो गया था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हैं। उसने हिम्मत करके दीपक और मीरा को उठने का इशारा किया। भागो रमेश, भागो। ये बूढ़ी औरत चुड़ैल है। ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तीनों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन बूढ़ी औरत पलक झपकते ही उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी गति देखकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों की काली रोशनी अब लाल हो चुकी थी, जैसे अंगीठी की आग। कहाँ भाग रहे हो चूहे के बच्चे? जिसने मेरे ढाबे का खाना खाया वो कभी यहाँ से नहीं गया। तुम मेरी अगली सामग्री हो। मीरा ने डर के मारे एक डंडा उठाया, पर डंडा जैसे हवा को छूकर निकल गया। बूढ़ी औरत ने सिर्फ हंसा। उसकी हंसी किसी मानव की नहीं, बल्कि हजारों चमगादड़ों के झुंड की तरह थी। मुझे मारोगे? मैं तो इस जंगल की आत्मा हूँ। ये ढाबा मैंने अपने हाथों से नहीं, बल्कि अपने शिकार की हड्डियों से बनाया है। तुम मुझे नहीं मार सकते। रमेश ने देखा कि ढाबे की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग असल में इंसानों के चेहरे थे जो दर्द से चिल्ला रहे थे, और उन पीतल जैसे बर्तनों पर इंसानी चमड़ी के बाल लगे थे। ढाबे की गंध अब सिर्फ मसालों की नहीं, बल्कि खून और सड़ी हुई लाश की लग रही थी। ये हमें खा जाएगी। भागो, किसी भी तरह बाहर निकलो। दीपक ने हिम्मत करके एक खिड़की का शीशा तोड़ा और तीनों दोस्त टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर का अंधेरा अंदर से ज्यादा